गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन इन सी प्लस प्लस, यानी एक नया अध्याय है। चैप्टर नंबर 8 सी प्लस प्लस में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में 7 चैप्टर पढ़ा था, 7 चैप्टर पढ़ा था और 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो गया था। और 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो आपके जो बुक है उस बुक के पीछे वाले दे रखे हैं वही करने हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। अब इस 8 चैप्टर की बात करें तो 8 चैप्टर में पहली सबसे बात आती है फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें फंक्शन की तो फंक्शन है, ये भी एक अपने एक प्रोग्राम का ही पार्ट है, यानी प्रोग्राम का भाग भी मान सकते हो या फिर आप कह सकते हो पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है नहीं। यानी अगर इस तरफ लिखे तो इसको अपन कह सकते हैं पार्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का भाग ही है, प्रोग्राम का भाग है। अब ये करता क्या है कि ये किसी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसी वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब प्रोग्राम में अब क्या करता है कि फंक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो फंक्शन क्या करता है, रीसाइज ऑफ, जिसे अपन कह सकते हैं कि साइज को कम करना, यानी प्रोग्राम के साइज को कम करना। यानी जब अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में अब आपको पता है कि प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम की जो साइज होती है वो साइज बहुत ज़्यादा होती है। अब उस साइज को कम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए अपन फंक्शन का यूज करते हैं, जिसे अपन लिख सकते हैं रिड्यूस द साइज, ठीक है नहीं, यानी रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की साइज को कम करने का जो काम करता है वो फंक्शन करता है। अब फंक्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे मुझे दो संख्याओं को जोड़ना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे ये दो संख्या है और इस संख्या को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये दो प्रकार के फंक्शन लगा सकता हूँ। अब मुझे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो मैं एक ही प्रोग्राम के अंतर्गत मैं दो फंक्शन का यूज करके इन दो ही अलग अलग प्रकार की जो वैल्यू है या डिफरेंट टाइप की वैल्यू है उनको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, जोड़ भी कर सकता हूँ। यानी रिड्यूस द साइज, यानी प्रोग्राम की साइज को कम कर देंगे और साथ में जो इसका निष्पादन करने की जो गति है वो भी इसको बढ़ाता रहेगा। कौन? फंक्शन। अब जैसे मैं यहाँ लिखा सम, सम का मतलब जोड़ना है और यहाँ पे लिखे SUB और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। मुझे इन्हीं दो वैल्यू यानी दो ही वेरिएबल में से ही सम करना है और इन्हीं दो वेरिएबल में से सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया फंक्शन, तो ये हो गया फंक्शन। अब देखो प्रोग्राम भी शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे वेरिएबल दो ही है और उन दोनों वेरिएबल से ही मुझे जोड़ना है और उन्हीं दोनों वेरिएबल से मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। तो फंक्शन का मतलब समझ गए कि ये प्रोग्राम का भाग होता है और ये क्या करता है, साइज को, प्रोग्राम की साइज को कम करता है और कम करने के साथ साथ ये अपनी जो निष्पादन करने की जो गति होती है उसमें भी ये बढ़ोतरी करता है, यानी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये होगा अपना फंक्शन के बारे में। तो देखो इसके क्या आता है, तो देखो फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी पार्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का एक भाग है, विच इज यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी विशेष कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शन प्रोग्राम का भाग है जिसे किसी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, यानी स्पेसिफिक टास्क, इनका कोई विशेष कार्य दिया जाएगा उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा इसका ये है कि इन एडिशन टू शॉर्टनिंग द फंक्शन प्रोग्राम द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द प्रोग्राम आल्सो इंक्रीज, यानी एक तो क्या करता है कि इन एडिशन टू शॉर्टनिंग द फंक्शन, यानी फंक्शन के माध्यम से वो प्रोग्राम को शॉर्ट बना देता है, नहीं, ठीक है। शॉर्ट बनाने के साथ ये कहता है द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द प्रोग्राम आल्सो इंक्रीज, यानी प्रोग्राम की जो निष्पादन करने की जो गति है उस गति को वो हमेशा बढ़ाता है। तो देखो कि फंक्शन प्रोग्राम को शॉर्ट करने के अलावा प्रोग्राम की जो निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन स्पीड होती है उसको वो बढ़ाता है, यानी आप यहाँ इसको लिख सकते हो निष्पादन करने की गति, ठीक है, यानी निष्पादन, या फिर उसको लिख सकते हैं अपन संपादित, इसकी गति को ये बढ़ाता है, ठीक है।
थर्ड नंबर पे क्या है कि इट रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम बाय कॉलिंग ए फंक्शन एट वेरियस प्लेस, यानी साइज रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की साइज को कम करना बाई किसको कॉल करके, फंक्शन एट वेरियस प्लेस, यानी अलग अलग स्थान पर, विभिन्न स्थान पर कॉल करके उसका उपयोग करते हुए प्रोग्राम की साइज को कम करने का काम भी फंक्शन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो संख्या को जोड़ना है, अब जोड़ने के मैंने सम फंक्शन लगा दिया और उसी वेरिएबल में और उसी स्थान पर या उसके अगले स्थान पर मैंने सब्ट्रैक्शन लगा दिया, यानी उसमें संख्या को मुझे घटाना है। तो मतलब प्रोग्राम शॉर्ट, एक प्रोग्राम के अंतर्गत दो प्रोग्राम बन गए। ठीक है, तो ये हो गया कि रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की साइज को कम करता है किसको, बाय कॉलिंग ए फंक्शन एट वेरियस प्लेस, यानी अलग अलग स्थान पर कॉल करते हुए फंक्शन के माध्यम से उनकी साइज को कम किया जाता है। यानी प्रोग्राम में विभिन्न स्थान पर कॉलिंग और उपयोग करके प्रोग्राम के आकार को कम करता है, ये हो जाएगा फंक्शन। अब फंक्शन के बाद इसका अगला टॉपिक आता है फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी बात करें अपन फंक्शन प्रोटोटाइप की, तो देखो होता है क्या, पहले ये देख लो फिर इसको अपन समझ लेंगे। अब फंक्शन प्रोटोटाइप है वो क्या होता है कि प्रोटोटाइप हमेशा कंपाइलर के बारे में सूचना देता है। किसके बारे में, कंपाइलर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, यानी कंपाइलर के बारे में सूचना देता है कि कंपाइलर क्या होता है उसके बारे में ये सूचना देता है। अब वो कैसे सूचना दे देगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट, अब वो आर्ग्यूमेंट के साथ अब उसका जैसे मान लो उसके प्रकार, यानी जिसे अपन टाइप्स, ठीक है, या फिर उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो इस प्रकार के ये सूचना देता है। अब इसमें होता क्या है कि जो फंक्शन प्रोटोटाइप होता है वो क्या करता है कि एक प्रोग्राम में डिक्लेयर कर लेता है, और डिक्लेयर करने का जो स्टेटमेंट होता है वो उसको अपन अलग अलग भाषा में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोटोटाइप होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है कि कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है। किसके बारे में देगा, कंपाइलर को फंक्शन के बारे में, यानी ये कंपाइलर इंफॉर्मेशन देता है किसको, फंक्शन के बारे में। यानी फंक्शन प्रोटोटाइप होता है वो जो अपन कहते हैं कि कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है, और वो जैसे किस प्रकार की सूचना होगी, या तो वो आर्ग्यूमेंट की नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा, यानी आर्ग्यूमेंट की संख्या होगी, या फिर उनके टाइप होंगे, या फिर उसका रिटर्न टाइप होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में फिर इसका डिक्लेरेशन देखेंगे किस प्रकार से इसका डिक्लेयर किया जाता है। तो देखो फंक्शन प्रोटोटाइप इन्फॉर्म अबाउट द फंक्शन टू कंपाइलर, यानी ये मतलब क्या बताया मैंने आपको, बता दिया कि प्रोटोटाइप है वो कंपाइलर को फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब वो कैसे हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट की संख्या, इट्स टाइप या इसके प्रकार, या फिर इट्स रिटर्न टाइप या फिर उनके रिटर्न टाइप। अब ये कहता है कि फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए स्टेटमेंट टू डिक्लेयर कॉलिंग बाय इट्स इन ए प्रोग्राम, और जो इनको अपन डिक्लेयर करते हैं तो उस फंक्शन टाइप को एक कॉलिंग प्रोग्राम में घोषणा करने वाला स्टेटमेंट होता है कि किस प्रकार से उनको कॉल किया जाएगा। तो कॉल करने के लिए उनका एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। अब देखो ये बता दिया कि फंक्शन प्रोटोटाइप है वो इन्फॉर्म करता है अबाउट द फंक्शन, यानी किसके बारे में, फंक्शन के बारे में कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देता है। यानी फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है। यानी किसके बारे में सूचना देगा, फंक्शन के बारे में। जैसे वो किस प्रकार की हो सकती है, आर्ग्यूमेंट की संख्या और उनके टाइप या उनके रिटर्न टाइप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बात है, फंक्शन प्रोटोटाइप एक कॉलिंग प्रोग्राम में घोषणा करने वाला स्टेटमेंट है। ये ध्यान रख लेना आप कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप है वो क्या करता है कि प्रोग्राम में घोषणा करने वाला स्टेटमेंट है। अब इसकी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो आप आराम से समझना, फिर आप उनको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स क्या होता है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं सिंटैक्स। फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स में सबसे पहला आता है टाइप फंक्शन, सबसे पहला आता है टाइप फंक्शन,
उसके बाद लिखा जाता है उसका नेम, और नेम के बाद लिखा जाता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि वेरिएबल भी हो सकती है कई प्रकार की। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, वेरिएबल होती है, ठीक है। तो देखो जैसे फंक्शन, टाइप फंक्शन। अब ये जो टाइप फंक्शन होता है इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्या होती है, डाटा टाइप होती है, ठीक है। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इस प्रकार से। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए, जैसे मुझे दो संख्या को जोड़ना है, क्या करना है, सम करना है। कितनी संख्याओं को, दो संख्याओं को। तो ये जो है क्या है, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको किस प्रकार से इसके सिंटैक्स में लिखूंगा, ये तो हो गया सिंटैक्स कि टाइप फंक्शन, नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मुझे दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। तो टाइप फंक्शन हो गया कि जो कौन से टाइप का आप फंक्शन यहाँ देना चाहते हो, कि मुझे यहाँ पर जो है इंटीजर टाइप का फंक्शन लिया, उसका नाम मैंने रख दिया सम। अब कोष्टक में मुझे आर्ग्यूमेंट लिस्ट देनी है। तो इंटीजर टाइप का फंक्शन है, जो मेरे पास ये दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट मैं किस में दूंगा, इंटीजर में, क्योंकि मैंने सम भी इंटीजर में लिया। तो उसका मतलब वो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ये होता है, ठीक है। ये एक वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप है। फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसके जो वेरिएबल नेम होता है, यानी फंक्शन की घोषणा करते हैं जब अपन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, यानी जिसे अपन कह सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, यानी डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन के अंतर्गत आर सीडो कोड, सीडो। अब सीडो के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट होती है वो आर्ग्यूमेंट किस में होती है, इन फंक्शन, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताई कि ये जो आर्ग्यूमेंट लगे हुए ये किस में लगे हुए, इन फंक्शन में, ठीक है ना। तो यानी जिसे अपन ये कह सकते हैं कि फंक्शन की जब अपन घोषणा करते हैं तो उस घोषणा में जो आर्ग्यूमेंट के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और वो कैसे होते हैं, ऑप्शनल, यानी आप यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन की जैसे हमने डिक्लेरेशन घोषणा इस प्रकार से की, तो अब मैं इसमें एक ऑप्शनल माध्यम, अगर मैं ए और बी नहीं लिखूँ और दूसरे टाइप से लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीजर सम, और मुझे कितनी संख्याओं को जोड़ना है, दो संख्याओं को जोड़ना है, तो इंटीजर कॉमा इंटीजर। यानी ये जो आर्ग्यूमेंट, यानी ये जो वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होती है, वेरिएबल होती है। इस वेरिएबल ये किस टाइप की होती है, सीडो होती है। और सीडो में ये कहता है कि ये क्या होती है, ऑप्शनल होती है। यानी जिसे अपन हिंदी में बात करें तो कैसी होती है, ऐसी। यानी अगर आप ऐसे ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ये भी वैलिड है। तो ये जो दोनों सिंटैक्स, यानी इस प्रकार से जो अपन डिक्लेयर करते हैं, यानी डिक्लेयर ऑफ फंक्शन, ये कैसा है, वैलिड है, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका सिंटैक्स किस प्रकार से होगा, उसका डिक्लेरेशन किस प्रकार से होता है। और ये मैंने आपको बता दी नोट करने वाली बात जो इंपॉर्टेंट रहती है कि नेम ऑफ वेरिएबल आर सूडो इन डिक्लेरेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन एंड देज आर ऑप्शनल। यानी ये आर्ग्यूमेंट जो होता है, यानी फंक्शन की जो अपन घोषणा करते हैं उस घोषणा में आर्ग्यूमेंट के नाम से सूडो वेरिएबल होती है। यानी किसके नाम से, वेरिएबल आर सूडो, यानी वहाँ वेरिएबल होती है और सूडो होती है, और वो भी कैसी होती है, दीज आर ऑप्शनल, यानी ऐसी होती है, ठीक है। अब आता है कॉल बाय रेफरेंस। तो देखो कॉल बाय रेफरेंस को समझना है अपन को, पहली बात कि कॉल बाय रेफरेंस होता क्या। तो इसके अंतर्गत अगर कॉल बाय रेफरेंस की बात करें अपन, तो पहली बात तो कॉल बाय रेफरेंस को समझने से पहले अपन को ये रखना है कि फंक्शन है वो कितने प्रकार से कॉल कर सकता है। तो फंक्शन है वो कॉल करने की दो विधि है हमारे पास। एक तो कॉल करता है कॉल बाय वैल्यू से, और एक कॉल करता है कॉल बाय रेफरेंस। देखो आप इसको शॉर्ट से अगर समझना चाहो तो समझ सकते हैं। यानी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वेरिएबल के थ्रू किया जाता है, यानी कोई भी वेरिएबल के थ्रू का कॉल किया जाएगा
तो वो तो हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू। और अगर किसी को कॉल एड्रेस के माध्यम से किया जाएगा तो वो हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। अब अपन में ये होता है कि जो वेरिएबल यानी अगर कोई वैल्यू ट्रांसफर करनी हो, ठीक है नहीं, यानी वेरिएबल अगर आपको भेजना है और उस वेरिएबल की वैल्यू को भेजना है यानी मान को भेजना है तो फिर हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है और उस वेरिएबल का एड्रेस आपको भेजना है, यानी एड्रेस से उसको रेफरेंस करवाना है, यानी उसका एड्रेस ही कंफर्म हो, तो यानी यहाँ पर वैल्यू नहीं भेजी जाएगी, यहाँ इसकी जगह क्या भेजा जाएगा, एड्रेस भेजा जाएगा, तो वो कहलाएगा कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती है कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एक तो होता है एक्चुअल पैरामीटर। कॉल बाय रेफरेंस समझने से पहले अपन को ये चीज़ समझना जरूरी है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। यानी एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। अब एक्चुअल पैरामीटर में क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया संख्याओं का जोड़ने का या किस प्रकार से, तो एक्चुअल पैरामीटर समझ लो पहले कि जिस प्रकार से अपन जैसे एक वर्ड लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक डिस्पेस डिक्लेरेशन कर दिया और यहाँ लिया मैंने इंटीजर और लिख दिया एक्स, तो ये जो वॉइड डिस्पेस के अंतर्गत जब डिक्लेयर किया जा रहा तो ये जो वैल्यू है ये तो हो जाएगी अपनी फॉर्मल। अब इसी को अगर मैं मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं इंटीजर ए की जो वैल्यू वो 100 है और यहां पर मैं लिखूंगा डिस्पेस और कोष्टक में लिख दिया ए, तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो ए की जो वैल्यू है वो 100 है, तो इसका मतलब इस डिस्पेस में जो ए है वो क्या होगा 100, और जो ये ए की वैल्यू 100 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो फॉर्मल पैरामीटर होता है यानी वास्तविक पैरामीटर होता है, ठीक है नहीं, यानी जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उस एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू है वो फॉर्मल पैरामीटर में क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है जब कॉल करते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जब अपन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो अपन फॉर्मल पैरामीटर का यूज करेंगे, और जब कभी अगर मान लो फंक्शन को कॉल करना है तो फिर अपन एक्चुअल पैरामीटर का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया कि अगर आपको डिक्लेयर करना है किसी फंक्शन को तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फॉर्मल पैरामीटर का यूज किया जाएगा, और अगर किसी को कॉल करना है तो कॉल करने के लिए एक्चुअल पैरामीटर का यूज किया जाएगा। तो ये आपको समझ आया इस किस लिए, सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से। तो देखो कॉल बाय रेफरेंस क्या कहता है, कॉल बाय रेफरेंस ये कहता है कि इन कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ सेंडिंग वेरिएबल एक्चुअल पैरामीटर आज कॉपीड इन फॉर्मल पैरामीटर बाय कॉलिंग फंक्शन। यानी ये कहता है इन कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय वैल्यू के विधि से कोई भी वेरिएबल को अगर सेंड करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर क्या करता है, आर कॉपीड इन फॉर्मल पैरामीटर, यानी एक्चुअल पैरामीटर से जो है वो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है। ठीक है, ये तो सी समझ आ गया किस उसे अपन कॉल्ड फंक्शन किसके माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से, यानी कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर भेजने वाली एक विधि है। मैं कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग प्रोग्राम में वास्तविक पैरामीटर को कॉल्ड फंक्शन द्वारा फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है, यानी जो एक्चुअल पैरामीटर को है वो फॉर्मल पैरामीटर में क्या कर दिया जाता है, कॉपी, किसके द्वारा, फंक्शन के द्वारा। अब दूसरी चीज ये आ जाएगी कि चेंज मेड इन फॉर्मल पैरामीटर आर नॉट डन इन कॉलिंग प्रोग्राम। अब जब भी अपन फॉर्मल पैरामीटर पे कोई बदलाव करते हैं तो वो कॉलिंग प्रोग्राम में बदलाव नहीं होता, या फिर एक्चुअल पैरामीटर में भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सेंड मेड इन फॉर्मल पैरामीटर आर नॉट डन इन कॉलिंग प्रोग्राम, तो वो कॉलिंग प्रोग्राम में भी बदलाव नहीं होता, यानी फॉर्मल पैरामीटर पर किए बदलाव कॉलिंग प्रोग्राम में नहीं होता। ठीक है, यानी अगर फॉर्मल पैरामीटर पे आप कोई बदलाव करोगे तो वो कॉलिंग प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब अगली चीज है कि टू सेंड एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलिंग, तो प्रोग्राम कॉल बाय रेफरेंस मेथड इज यूज्ड। अब ये कहता है
कि कॉलिंग प्रोग्राम के वास्तविक पैरामीटर में अगर आपको कोई बदलाव करना है तो उसके लिए हम कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर वाली विधि का उपयोग करेंगे। यानी यहाँ पर जो हमने पढ़ा था पहले कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, ये पढ़ा था ना। तो मैंने आपको बताया कि भाई फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को अपन कॉपी करते कहाँ से, एक्चुअल पैरामीटर के। तो जब फॉर्मल पैरामीटर में अपन किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं यानी परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन आपके एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर है वो सिर्फ कॉल करने के लिए उपयोग किया जाता है और फॉर्मल पैरामीटर है वो डिक्लेयर करने के लिए, यानी फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो फॉर्मल पैरामीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू अपन चेंज कर देंगे, एग्जाम्पल के लिए कि मैंने यहाँ पर इंटीजर में लिख दिया कि x बराबर 100 तो हो रहा है, लेकिन अब मैंने यहाँ लिख दिया x बराबर 500, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू वो 100 ही रहनी है। क्यों? यहाँ पर जो एक्चुअल पैरामीटर की जो मैंने वैल्यू है वो 100 डिक्लेयर की, तो यहाँ पर 100 ही रहेगी। ठीक है। तो अब इसका एक अपन प्रोग्राम समझते हैं कि किस प्रकार से इसका एक प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत अपन अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करेंगे तो फिर वो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो आप इसका प्रोग्राम समझो कॉल बाय रेफरेंस का। एग्जांपल, इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपना यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद इंटीजर मैन फंक्शन और ये कोष्टक। अब मुझे क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी इंटीजर, अभी मैंने यहाँ लिया काउंट, काउंट बराबर मैंने ले लिया 0। अब ये जो है वो क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं वास्तविक पैरामीटर है। अब हमें पता है कि काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ अपडेट करने के लिए, मैंने यहाँ ले लिया वॉइड अपडेट और इंटीजर, और ये मैंने एंड लिया। एंड का मतलब होता है एड्रेस, और एड्रेस हमेशा किस लिए यूज करते हैं अपन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर किसी का एड्रेस रेफरेंस करना हो, यानी अगर किसी का एड्रेस भेजना हो तो फिर अपन कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं। अगर वैल्यू ट्रांसफर करनी हो तो कॉल बाय वैल्यू, यानी मान ट्रांसफर करना है तो कॉल बाय वैल्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस रेफरेंस देना है, तो हमने वॉइड अपडेट ले लिया और यहाँ पर एंड दे दिया। ठीक है। अब अपडेट देने के बाद मैं यहाँ पर सी आउट लूंगा और वो कहता है बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले काउंट, ठीक है, और फिर काउंट कोष्टक और ऑब्लिक एन, ये तो है अपडेट से पहले। अब मैंने कौन सा लिया है, अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, इसको, काउंट को। तो यहाँ लिखूंगा मैं अपडेट फंक्शन, ये है फंक्शन, और उसके बाद ये जो मैंने बताया था किसका है, रेफरेंस भेज रहा है किसका, काउंट का, तो ये लिया मैंने काउंट, और यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, और सी आउट में आ जाएगा ये तो आफ्टर काउंट और ये आफ्टर अपडेट, और ये हो जाएगा बिफोर अपडेट। बिफोर अपडेट में काउंट इक्वल इक्वल, फिर उसके बाद कोष्टक, फिर काउंट, फिर उसके बाद वापस कोष्टक, और फिर उसके बाद वापस ऑब्लिक एन, न्यू लाइन। अब यहाँ रिटर्न भेज देते अपन 0। ठीक है। फिर उसके बाद कोष्टक बंद कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फॉर्मल पैरामीटर लेता हूँ। ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर ले लिया मैंने वॉइड अपडेट, यहाँ पर इंटीजर, और यहाँ ले लिया मैंने एंड करके, एंड का मतलब ये रेफरेंस और ये इसकी एक्स। ठीक है। एक्स का मतलब काउंट। अब मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर मुझे उसकी वैल्यू को आगे बढ़ाना है तो x इजिकल टू एक्स प्लस 1, मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसी यानी जो फॉर्मल पैरामीटर हैं, उस फॉर्मल पैरामीटर में जैसे एक वैल्यू आगे बढ़ेगी तो वैसे के वैसे एक्चुअल में भी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वो क्यों बढ़ेगी, मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल पैरामीटर में अगर आपको बदलाव करना है तो उसमें अपन कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। तो ये है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का मान 0 है तो 0 + 1 = 1। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी तो काउंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है।
पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, लेकिन अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपने कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से ले लिया। ठीक है, तो अब ये इसका प्रोग्राम है, आप आराम से देख लेना, ये अपने इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो हमेशा लगभग वो कई बार पूछा भी जाता है, और वो ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यू, यानी दो वैल्यू है, टू वैल्यू और यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, यानी कॉल बाय रेफरेंस किसका यूज करना, कॉल बाय रेफरेंस का। अब कोई दो वैल्यू है, जैसे एग्जांपल ये x और ये y। अब जैसे x की वैल्यू मैंने दे दी 9 और y की वैल्यू दे दी मैंने 10 या फिर दे दी 15। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को आपस में बदलना है, तो वो बदलने के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्वैप का उपयोग करेंगे। स्वैप का मतलब आपस में अदला बदली करनी है, और वो दो प्रकार की वैल्यू, और उसमें भी कॉल बाय रेफरेंस का यूज करना है। तो रेफरेंस में मतलब ये एंड वाला यूज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, रेफरेंस। तो देखो सबसे पहले इसका प्रोग्राम है किस प्रकार से बनता है। तो देखो हैश लगेगा, इंक्लूड लगना ही है, और यहाँ पर लगेगा IO स्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये साथ में है, ठीक है बेटा, स्पेस std, फिर उसके बाद क्या लगेगा, इंटीजर मैन फंक्शन, और ये मंजिला कोष्ठक। अब इसके अंतर्गत जो सबसे पहली बात है, मैंने आपको बता दिया दो वैल्यू है, तो वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया इंटीजर, और एक वैल्यू x है, उसकी वैल्यू मैंने रख दी 5, और एक वैल्यू y है, उसकी वैल्यू रख दी मैंने 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक डिक्लेयर करूँगा, क्या, void स्वैप वैल्यू। स्वैप वैल्यू है, अब स्वैप वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर एंड x और इंटीजर एंड y। ये एंड x क्यों है कि यहाँ पर मैं रेफरेंस ट्रांसफर करना हूँ, क्योंकि इसका उपयोग करना है कॉल बाय रेफरेंस का। अब यह लेने के बाद मैंने लिया सी आउट, और यहाँ लिख दिया मैंने बिफोर स्वैपिंग क्या x है, तो ये x इक्वल करके डबल इन्वेटेड, फिर कोष्टक, फिर x, फिर वापस, और फिर डबल इन्वेटेड, और फिर इसके बाद ऑब्लिक n, फिर यहाँ पर वापस y का y, ऐसे कैसे ही लिखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बिफोर स्वैपिंग y इक्वल इन्वेटेड कॉमा 1, फिर कोष्टक, फिर y कोष्टक, फिर इन्वेटेड, और फिर इसके बाद ऑब्लिक n, ईयर बंद। अब क्या करना है, मुझे अपडेट करना है ना, स्वैप करना है ना वैल्यू को, तो यहाँ लिख दीजिए स्वैप वैल्यू, किसको करना है, x और y को, तो यहाँ एंड x कॉमा एंड y। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये अपडेट हो गया। अपडेट करने के बाद इसको क्या करूँगा, आफ्टर, बिफोर और फिर आफ्टर, तो ये वापस सी आउट, और यहाँ पर लिखूँगा आफ्टर स्वैपिंग किसका, x का, इक्वल इन्वेटेड कोष्टक x, फिर कोष्टक, फिर ऑब्लिक n, फिर उसके बाद सी आउट, और ऐसे कैसे आफ्टर स्वैपिंग किसका, y का, तो y का, कोष्टक इन्वेटेड y और ऑब्लिक n। ठीक है ना, अब क्या करना, इसके रिटर्न भेज दिया, और रिटर्न में भेज दिया 0, कोष्टक कर दिया बंद। अब मैं यहाँ पर एक void डिक्लेयर करता हूँ कि void स्वैप वैल्यू, और void स्वैप वैल्यू में क्या आ जाएगा, इंटीजर एंड a कॉमा इंटीजर एंड b, यानी यहाँ पर मैं रेफरेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू तो 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो अब मैं x की जगह a यूज कर रहा हूँ और y की जगह मैं b यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटीजर लिया। अब ये कहता है कि टेम्प वो रेफरेंस ले रहा है a का, और a जो रेफरेंस ले रहा है b का, और b जो रेफरेंस ले रही है टेम्प की।
ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोग्राम हो जाता अपना पूरा। यहाँ पर अपन कोष्टक स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर कोष्टक कर देते हैं बंद। ठीक है, तो आप देखो इसको समझो कि किस प्रकार से ये रेफरेंस ले रहा है। अब ये कह रहा है कि जैसे x की वैल्यू क्या है 5 है और y की वैल्यू क्या है 10 है, तो जो x की वैल्यू है वो a की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या ट्रांसफर a लिया है ना रेफरेंस, और फिर b लिया है। तो अब ये कह रहा है कि जो टेम्प है वो किसकी रेफरेंस ले रहा है, a का, तो a की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो इसका मतलब जो टेम्प की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गया। अब ये कहता है जो a है वो b का रेफरेंस ले रही है, किसका ले रही है, b का। अब हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब b की भी वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई ना। ठीक है, अब ये कहता है कि जो b है वो किसका रेफरेंस ले रही है टेम्प का, तो टेम्प की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 5, यानी a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 5। तो इसका मतलब पहले जो हमने लिया था बिफोर स्वैपिंग, तो x की वैल्यू क्या थी 5 थी और y की वैल्यू क्या थी 10, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग करने के बाद वैल्यू ये मिल गई। तो देखो आपस में चेंज हुई कि नहीं हुई, कि x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, ये इसका एक प्रोग्राम है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अपने इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन का प्रोग्राम है और यहाँ तक इसका एक प्रोग्राम। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है रिटर्न बाय रेफरेंस, यानी ये जो आपने रेफरेंस किया था, रेफरेंस में भी कोई वैल्यू को रिटर्न भेजना। अब वो रिटर्न कब भेजेंगे कि या तो अपन को ट्रू या फॉल्स होगी, अगर ट्रू है तो रिटर्न, और फॉल्स है मतलब फॉल्स हो रही है तो रिटर्न चली जाएगी, और ट्रू है तो रिटर्न जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी फंक्शन के माध्यम से, यानी ऐसा ही प्रोग्राम के माध्यम से अपन समझ लेते हैं कि किस प्रकार से रेफरेंस भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अपन एक प्रोग्राम समझते हैं, यानी रिटर्न रेफरेंस, यानी रेफरेंस कैसे रिटर्न करता है, देखो उसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले इंक्लूड, ये देखो 2-3 जो लाइन है शुरुआत वाली वो तो आपको लिखनी ही है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजिंग नेम स्पेस और std, फिर उसके बाद इंटीजर मैन फंक्शन और उसके बाद ये कोष्टक। अब यहाँ पर जैसे इंटीजर मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू क्या ली थी 5, y की वैल्यू क्या ले ली 10, ये ली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना मुझे कि यहाँ पर रिटर्न भेजना है, तो मैंने जैसे इंटीजर लिया और इंटीजर में इन दोनों में से मिनिमम निकालना कि मिनिमम क्या है। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया और रेफरेंस में ले लिया मिनिमम, और यहाँ पर लिखा मैंने इंटीजर एंड कॉमा इंटीजर एंड। अब इंटीजर एंड और एंड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये x है और ये y को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिटर्न भेजता हूँ, तो रिटर्न भेजने के मैंने मिनिमम फंक्शन लिया और मिनिमम ये लिया, या तो x मिनिमम है या फिर y मिनिमम है। अब अगर इसमें x या y मिनिमम है, जो भी कम होगा इन दोनों में से वो रिटर्न चला जाएगा -1। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ सी आउट, फिर यहाँ x बराबर कॉमा, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड ऑब्लिक एन, डबल इन्वर्टेड से बंद। फिर इसी प्रकार से वापस सी आउट लूँ इसका मैं, किसका y का, y इक्वल इन्वर्टेड डबल, y डबल इन्वर्टेड ऑब्लिक एन डबल और ये बंद। और यहाँ पर रिटर्न में क्या जाएगा 0 और ये कोष्टक कर दीजिए बंद। अब ये कोष्टक बंद करने के बाद मैंने ये वाला फंक्शन वापस यहाँ लगाना है, यानी कॉल बाय रेफरेंस। तो इंटीजर लिया मैंने, क्या लिया था एंड मिनिमम, और यहाँ पर इंटीजर एंड a कॉमा इंटीजर एंड b। अब कोष्टक, अब ये कहता है कि इफ अगर a लेस देन b तो रिटर्न हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a, और अगर a लेस देन नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा b। ठीक है, ये कोष्टक कर दीजिए बंद। अब देखो यहाँ पर कि a लेस देन b यानी x लेस देन y। अब x से लेस देन y, अब मुझे बताओ क्या ये
ट्रू है फॉल्स है, यानी 5 10 से छोटे हैं, यस या नो। यानी यहाँ पर भी यही था कि मिनिमम x या y इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो माइनस लेस हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर देखो a लेस देन b, a b से छोटा है तो बिल्कुल यस, तो यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू वो हो जाएगी 1 और b की जो वैल्यू वो हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये उसका रेफरेंस, यानी यहाँ पर इसने ये रेफरेंस दे दिया कि उसको रिटर्न करना है। देखो फर्क उस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही आया है कि ये एक एक्स्ट्रा लगा है। बाकी क्या होता है, स्वैपिंग करना होता है आफ्टर स्वैपिंग और बिफोर स्वैपिंग। स्वैप क्या करना है कि ए और बी को, तो ए और बी, बाकी ये सेम टू सेम रह जाएगा। ठीक है, तो ये होगा अपना रिटर्न रेफरेंस का प्रोग्राम। ठीक है, ये देख लीजिए रिटर्न रेफरेंस का प्रोग्राम। अब आती है दूसरी चीज अपने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में अंतर क्या है। तो देखो अंतर आप यहाँ समझ लीजिए एक बार कि कॉल बाय वैल्यू में अंतर क्या है। तो यहाँ दे रखा है कि वैल्यू कॉपी इज पास्ड इन फंक्शन, यानी ये क्या करता है, वैल्यू को वैल्यू की कॉपी होती है वो फंक्शन में पास करता है। यानी वैल्यू की जो कॉपी होती है वो किस में पास करता है, फंक्शन में। और ये क्या करता है कि वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको पास करता है। यानी यहाँ पर तो कॉल बाय वैल्यू में तो वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वैल्यू अगर पास करनी है फंक्शन में तो वेरिएबल का वैल्यू को यूज किया जाएगा, और अगर वेरिएबल पास करनी है यानी एड्रेस तो वो फिर अपन रेफरेंस में यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी समझ आ गया कि वेरिएबल के एड्रेस को फंक्शन में पास किया जाता है। तीसरी चीज ये कहता है कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। यानी जब अपन फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी वैल्यू फॉर्मल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, यानी उसमें चेंजिंग करते हैं किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में अगर कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव आपको एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं मिलेगा, किसमें, कॉल बाय वैल्यू में। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में ये कहता है कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, अगर अपन फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो आल्सो चेंज वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, तो पैरामीटर में भी चेंज हो जाएगा। कौन से, एक्चुअल पैरामीटर के अंतर्गत वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो कब होगी कि अगर आपको एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए अपन कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को परिवर्तन करने पर वास्तविक पैरामीटर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। ये तो होता है कॉल बाय वैल्यू में। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस क्या कहता है कि जब भी अपन फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को परिवर्तन करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू में भी परिवर्तन आ जाता है या हो जाता है। यह कब होगा कि जब अपन कॉल बाय रेफरेंस का उपयोग करेंगे तब। ठीक है, अब देखो कि इन दिस एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आर क्रिएटेड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यानी ये कहता है एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको क्रिएट करता है, लेकिन कैसे, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, यानी अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर क्रिएट किए जाते हैं। यानी कैसे, वास्तविक और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और इसमें क्या होता है कि इन दिस एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी वास्तविक और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर क्रिएटेड ऑन द सेम मेमोरी लोकेशन, यानी एक ही स्थान पर फॉर्मल और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वास्तविक और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को एक ही मेमोरी लोकेशन पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गए। तो दोनों अंतर आगे। पहला अंतर में तो क्या है कि वैल्यू को पास करता है फंक्शन में तो वो होता है कॉल बाय वैल्यू, और एड्रेस रेफरेंस को ट्रांसफर करता है तो वो फिर हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू में, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू में अगर चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये होते हैं कॉल बाय वैल्यू में। और फॉर्मल में क्या होता है, सॉरी ये कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जब अपन फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू में चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल और फॉर्मल के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उन्हें अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर क्रिएट किया जाता है, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि फॉर्मल और वास्तविक जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको एक ही मेमोरी लोकेशन पर क्रिएट किए जाते हैं। अब बात आती है इनलाइन। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि इनलाइन फंक्शन है वो फंक्शन को कॉल करने की एक प्रक्रिया है। इनलाइन है वो क्या है, फंक्शन को कॉल करने की एक प्रक्रिया है, यानी ठीक है। इनलाइन ये क्या है, एक प्रक्रिया या प्रोसेस है। अब इसके अंतर्गत कोई भी अगर जैसे प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को इजी, यानी जिसे अपन कह सकते हैं आसानी से वो सॉल्व करके आपको दे देगा। अब कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन को आप इनलाइन बनाना चाहते हैं तो ये कहता है कि उससे पहले आपको इन्वोक
कीवर्ड का उपयोग करना होगा, और इन्वोक कीवर्ड उपयोग करेंगे तभी वो इनलाइन फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में और अगर आपको डिटेल से देखना है तो अपने पढ़ लेते हैं कि इनलाइन होता क्या है। अब इनलाइन में क्या होता है कि ये किसी भी अगर फंक्शन को कॉल करता है, जैसे किसको कॉल करेगा, फंक्शन को ही कॉल करेगा। अब ये जैसे कॉल करता है तो इसके जो कंट्रोल कॉलिंग होती है वो क्या होता है, फंक्शन को चली जाती है। किसको चली जाती है, फंक्शन को। अब जैसे फंक्शन को चली जाती है तो उसमें क्या होता है, जब फंक्शन का आकार ज़्यादा अगर छोटा हो जाएगा, फंक्शन का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, छोटा होगा, तो फिर क्या होता है, तो इस प्रक्रिया को करने में समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो जिस प्रकार की हमें समस्या होती है उस समस्या का जो समाधान है होता है वो इनलाइन फंक्शन में होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो इनलाइन फंक्शन में मिलता है। और इनलाइन का फंक्शन होता है वो हमेशा कॉल करने पर होता है, बिना कॉल के नहीं होता। और किसी भी फंक्शन में अगर आपको इनलाइन फंक्शन लगाना है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया फंक्शन से पहले इन्वोक का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो देखो, when we called any function and control of execution move from calling function to called function, यानी जब किसी फंक्शन को अपन कॉल किया जाता है तो संपादन का जो कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन को चला जाता है। यानी जो उसका जो कंट्रोल ऑफ, यानी फंक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, यानी फंक्शन और संपादन का कॉलिंग फंक्शन होता है, वो मूव होके कहा जाता है फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन, यानी कॉल्ड फंक्शन को चला जाता है। यानी कॉलिंग फंक्शन से वो कॉल्ड फंक्शन में चला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन इन C++ प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम विथ इजी, यानी जो समस्या दी गई समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकता है इनलाइन फंक्शन। तो इन्वोक द वर्ड बिफोर द फंक्शन टू मेक एनी फंक्शन इनलाइन, यानी फंक्शन इनलाइन में अगर आपको फंक्शन को इनलाइन बनानी है, इनलाइन बनाने के लिए फंक्शन के आगे इन्वोक शब्द को लिख दिया जाता है। तो हमें पता लग गया कि C++ में फंक्शन को कॉल करने की प्रक्रिया को आसानी से जो दी गई समस्या है उस समस्या के समाधान को प्रदान करता है। और किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए, यानी कोई फंक्शन है और उसको इनलाइन बनाना है तो उस फंक्शन के आगे आपको इन्वोक शब्द को लिखना होगा या लिख दिया जाता है। जैसे भी फंक्शन के आगे अपन इन्वोक शब्द लिखते हैं तो वो फिर इनलाइन फंक्शन बन जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर, ये जो 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा वो फंक्शन इन C++। उसमें हमने पहले तो इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद हमने फंक्शन प्रोटोटाइप पढ़ा, फिर अपने कॉल बाय रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद रिटर्न कॉल बाय रेफरेंस, यानी कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से किस प्रकार से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। फिर हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस पढ़ा, यानी किस उनमें अंतर क्या होता है। और फिर उसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो इनलाइन फंक्शन के इनलाइन कैसे होता है। तो इनलाइन में हमें पता लग गया कि इसमें क्या होता है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन को कॉल करने में जो संपादन का जो कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन है वो कहाँ पर चला जाता है, कॉल्ड फंक्शन को चला जाता है। फिर हमने देखा कि ये कॉल करने की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो समस्या दी जाती है उसको आसानी से सॉल्व समाधान करके हमें प्रदान करता है। फिर अगर किसी भी फंक्शन को अपन को इनलाइन फंक्शन बनाना है तो उससे आगे अपन इन्वोक शब्द का उपयोग करना है या इन्वोक वर्ड का उपयोग करना है। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख लेना। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंतर्गत तो फिर आप नोट कर देना, और जिस दिन डाउट क्लास होगी उस दिन अपन इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।